बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफार्म में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस श्रृंखला में हम लोग छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे और इस समसामयिक घटनाओं को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। समसामयिक घटनाओं का जो अध्ययन रहेगा उसके हमारे दो उद्देश्य रहेंगे। पहला उद्देश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना, CG यानी कि छत्तीसगढ़, CA यानी कि करंट अफेयर्स। अभी आप देखेंगे तो CG CA के उद्देश्य, पहला उद्देश्य यह है साथियों, CG CA से यानी कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे साक्षात्कार हो। तीनों ही सेगमेंट में हमारे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ से संबंधित होते हैं उससे प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा है साथियों यहाँ पर, जैसे राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, कला एवं संस्कृति है, विज्ञान हो गए, इन सबको समझने का व्यवहारिक रूप में हमें मौका मिलता है। समसामयिक घटनाएं हमें इन विषयों के व्यवहारिक रूप को समझाती है। अगर हम लोग अपने आप को संकुचित कर केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो हमारा यह प्रयास सही रूप में मानिए तो हमें सही परिणाम देकर नहीं जा सकता है। उद्देश्य को व्यापक करते हुए हम लोग उन घटनाओं को बारीकी से नज़र डालेंगे और उनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और उससे कुछ सीखने का भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और मेरा जो पहला विषय है वो है हरेली। अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार में बताया गया है कि हरेली के दिन सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में हरेली पर्व के दिन गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और जो हमारे जिला मुख्यालय हैं, विकासखंड मुख्यालय हैं, वहाँ भी संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। तो दो बातें हैं यहाँ पर, सरकार इस छत्तीसगढ़ का यह वर्ष का प्रथम त्यौहार है और सरकार इसको बड़े पैमाने पर मनाना चाहती है। तो इसके लिए उन्होंने चुना है शासकीय स्कूल या अनुदान प्राप्त शासकीय स्कूल, या फिर अनुदान प्राप्त शासकीय नहीं हो सकते हैं तो अर्ध शासकीय हो सकते हैं, और उन स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता रखी जाएगी। साथ में जो विकासखंड और जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर विकासखंड और जिला मुख्यालयों पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरेली की महत्ता पर संगोष्ठी का आयोजन कराया जाएगा। साथियों, संगोष्ठी क्या है? तो संगोष्ठी का इंग्लिश अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस, जहां विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और वहां पर कई मुद्दों पर गहन चर्चा की जाती है। तो इसीलिए तो यहीं से मैंने खबर निकाला है हरेली को लेकर। तो यहाँ हरेली हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का यह हिस्सा होगा। आइए देखते हैं हम लोग हरेली के बारे में और हरेली से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मैंने बता दिया है कि यह मैंने इसको क्यों लिया है, क्योंकि अभी यह चर्चा में है। तो आइए देखते हैं हरेली को, हम लोग हरेली को देखते हैं। ये जो हरेली है तो किसी त्योहार के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ये त्योहार क्या है। तो इस त्योहार में देखिए, ये जो हरेली है ये सावन माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, यानी जो कृषि कार्य होता है, जो खरीफ सीजन होता है, उसका जो प्रारंभिक कार्य होता है खेती का वो खत्म हो चुका रहता है। किसान थोड़े से रिलैक्स रहते हैं और इस रिलैक्स टाइम इंटरवल को वो सेलिब्रेट करते हैं और वही त्यौहार कहलाता है साथियों हरेली। इस त्यौहार में क्या किया जाता है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे जो कृषि का जो प्रारंभिक कार्य होता है, जैसे कि आपने नर्सरी बनाया, अगर आप रोपा विधि से कर रहे हैं तो रोपा का कार्य खत्म हो गया है, आप बोता विधि से कर रहे हैं तो बोता का काम खत्म हो चुका है, आप लेही पद्धति से धान की खेती
कर रहे हैं तो उसका प्रारंभिक कार्य खत्म हो चुका है। तो ये काम खत्म करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद वो जो अपना जश्न मनाते हैं साथियों, वही हरेली का त्योहार कहा जाता है। और इसको कौन मनाता है साथियों? तो सबसे पहले इसको मनाते हैं कौन? किसान। सबसे पहले इस त्योहार को मनाते हैं किसान, ये हम लोग को जानना है। इस त्योहार को किसान कैसे मनाते हैं ये भी जानने की आवश्यकता है। इस दिन किसान महत्वपूर्ण रूप से कृषि उपकरणों एवं औजारों की पूजा करते हैं। अब जो हमारे त्योहार होते हैं वो बिना देवी देवताओं के, किसी सुपर नेचुरल पावर के पूजा के बिना कभी संपन्न नहीं होती। तो इस दौरान, तो हरेली के दौरान भी किसी देवी देवता का पूजा किया जाता है और उस देवी का नाम है कुटकी देवी। कुटकी देवी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुटकी देवी की पूजा की जाती है, हरेली के दिन में की जाती है। और इस दिन क्या गतिविधियां की जाती हैं? तो गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता होती है। गेड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसीलिए साथियों हरेली को गेड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गेड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। और ये त्योहार कौन मनाता है? तो किसान मनाते हैं। क्यों मनाता है? हम लोगों ने ये भी देखा कि किसान क्यों इस त्योहार को मनाते हैं। अब यह त्योहार कब मनाया जाता है साथियों, ये भी हम लोग को जानने की ज़रूरत है। ये त्योहार कब मनाया जाता है उससे पहले एक और यहाँ महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, वह है कि महिलाएं सौनाही चित्रकारी करती हैं। महिलाएं सौनाही चित्रकारी करती हैं। इस दिन कहाँ करती हैं? तो घर की दीवारों पर करती हैं। घर की दीवारों पर सौनाही चित्र की जाती है और चित्र के लिए साथियों गोबर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर गोबर से जो चित्र की जाती है उसमें प्रेत का चित्र बनाया जाता है। इस दिन नीम की पत्ती भी बच्चे घर लाकर अपने घर के द्वार पर लगाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ी देर में आपको साथियों ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये प्रेत से संबंधित है। तो अगर हम लोग देखें हरेली त्योहार कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है सावन मास में। हरेली त्योहार का आयोजन सावन मास में किया जाता है। और सावन मास तो 30 दिन का होता है साथियों। तो 30 दिन का होता है तो उस 30 दिन में किस दिन? उस 30 दिन में सावन मास का अमावस्या होना चाहिए साथियों। सावन मास का अमावस्या जानते हैं आप, घनी काली रात को अमावस्या कहते हैं। थोड़ा सा अमावस्या को समझ लेते हैं यहाँ हम लोग। आइए थोड़ा समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अमावस्या को समझेंगे तो ये है क्या, हमारा सूरज होता है और यह अर्थ है और यह मून है। अब जो मून होता है वो 30 दिन में घड़ी की विपरीत दिशा में पृथ्वी की चक्कर लगाकर एक चक्र पूरा कर लेता है। तो अभी ये जो मून है कभी इस स्थिति में भी आएगा। इस स्थिति में आएगा तो देखेंगे अर्थ के 2 भाग हो जाएंगे। इस वाले में डे होगा और इस वाले में नाइट होगा। यह वाला पार्ट नाइट वाला होगा। चंद्रमा तो रात को ही दिखाई देता है, चंद्रमा तो रात को ही दिखाई देता है। तो इधर वालों को तो दिखेगा नहीं, तो इधर तो सवाल ही नहीं है, इधर वालों को चंद्रमा दिखेगा। लेकिन जब इधर वाले रहेंगे, जब इधर वाले यहाँ जब रात रहेगी वो चंद्रमा यहाँ रहेगा, तो इन लोग को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। और इसी को कहते हैं अमावस्या की रात, या फिर अंग्रेजी की भाषा में इसे न्यू मून कहते हैं। और यहाँ पर लोग रहेंगे, जहाँ रात रहेगी और जब मून यहाँ पर पहुँचेगा तो ये रहेगा पूर्णिमा की रात।
यानी कि फुल मून की रात। तो यह जो स्थिति है यही हरेली का दिन है साथियों। इसी दिन हरेली मनाया जाता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में पहुंच जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। काली घनेरी रात है, इसीलिए यहाँ आप देखेंगे भूत प्रेत से यह संबंधित है। तो हरेली और इसमें अब हम लोग समसामयिक मुद्दे को अगर डालें तो उसको देखते हैं हम लोग समसामयिक मुद्दे को लेकर। तो ये 6वां बिंदु हो जाएगा साथियों कि हरेली के दिन ही 20 जुलाई 2020 को सरकार ने गौधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। सरकार ने हरेली के दिन ही गौधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। अब ये योजना आप जान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इस वर्ष जो हरेली का दिन है साथियों, वो तारीख तो परिवर्तित होती रहेगी क्योंकि सावन की अमावस्या हर वर्ष एक ही तारीख में नहीं आती है। तो इस वर्ष हरेली का दिन है 28 जुलाई। इस तारीख को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो हरेली कब था आपकी परीक्षा में यही पूछा जा सकता है, और साथ में इसी दिन 28 जुलाई को गौधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र की भी खरीदी प्रारंभ की जाएगी। तो 28 जुलाई को ही सरकार ने निर्णय लिया है कि गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी गौधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं गौमूत्र सरकार के खरीदने से क्या लाभ होगा। तो एक तरफ गौमूत्र की बिक्री कौन करेगा? पशुपालक करेंगे, किसान करेंगे, भूमिहीन कृषक करेंगे, महिलाएं करेंगे। तो जो ग्रामीण इलाके में जो निचला तबका है कि ग्रामीण इलाके में भी एक जो निचला आय वर्ग है जिसमें भूमिहीन कृषक आते हैं और महिलाएं हैं, तो इससे उनको प्रत्यक्ष तौर पर फायदा होने वाला है। दूसरी चीज, इससे अनेक बेनिफिट होंगे, उसको देख लेते हैं। तो अभी ये गौमूत्र सरकार लेकर क्या करेगी और कितने में लेगी ये भी जानने की जरूरत है साथियों। तो गौमूत्र सरकार द्वारा 4 रुपये प्रति लीटर में खरीदी जाएगी, यानी कि सरकार 1 लीटर का पैसा किसानों को 4 रुपये देगी। तो गौमूत्र की खरीदी की कीमत कितनी है? 4 रुपये प्रति लीटर है। अभी ये जो गौमूत्र है सरकार इसको खरीद कर क्या करेगी? सरकार इसको खरीद कर इससे कीटनाशक बनाएगी साथियों, इससे कीटनाशक बनाएगी जिसको भारतीय पारंपरिक कीटनाशक क्षेत्र में जीवामृत के नाम से जाना जाता है। जीवामृत के नाम से जाना जाता है साथियों। तो सरकार यानी कि गौठान में जो गौठान प्रबंध समिति है वो किसानों से, पशुपालकों से, महिलाओं से, भूमिहीन कृषकों से गौमूत्र खरीदेगी 4 रुपये प्रति लीटर में। फिर उस गौमूत्र को कीटनाशक यानी कि जीवामृत में तब्दील कर देगी और इसको पुनः किसानों को विक्रय कर दिया जाएगा।
तो किसानों को विक्रय किया जाएगा और किसान इसको अपनी खेती किसानी में उपयोग कर सकते हैं। अगर इस जीवामृत का खेती किसानी में उपयोग हुआ तो इससे क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, अगर कीटनाशक नहीं रहता, अगर जीवामृत नहीं है, अगर जैविक कीटनाशक नहीं है तो किसान अभी वर्तमान में व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों, 3 चीज होता है, तीनों में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्या है, तो पहला है उर्वरक। कीटनाशक, शाकनाशी अलग अलग होते हैं। शाकनाशक अलग होता है, कीटनाशक अलग होता है और उर्वरक अलग होता है। उर्वरक का काम है पोषणता प्रदान करना, फर्टिलाइजर्स। कीटनाशक का कार्य है कीड़े पतंगों को मारना और शाकनाशी का कार्य है खरपतवार को नष्ट करना, अनवांटेड प्लांट को डिस्ट्रॉय करना काम है। तो ये कीटनाशक का काम करेगा और किसान वर्तमान में जीवामृत जैविक कीटनाशक के स्थान पर रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इससे क्या लाभ होगा। जब किसान वर्तमान में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उन रासायनिक कीटनाशकों की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है और इस जीवामृत की कीमत कम रहेगी तो इससे किसानों की लागत कम होगी, इससे किसानों की लागत में कमी आएगी और लागत में कमी आएगी तो उनके आय में बढ़ोतरी होगी और सरकार यही तो चाहती है। तो देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। दूसरी बात, अब रासायनिक कीटनाशकों से आप जानते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और साथ में पर्यावरण को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचती है। तो इससे मृदा की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी, यह पर्यावरण संरक्षण होगा क्योंकि ये जो रासायनिक कीटनाशक होता है ये बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। हमारे जो किसान होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता रहता है कि कब और कहाँ और कितनी मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए। ज़्यादा यूरिया डाल दिए तो कुछ यूरिया तो जल में घुलेगा ही नहीं और जल में घुल गया तो जल के बहने के साथ यूरिया भी बहता जाता है और अंततः वह नाली में और नाली के बाद नदियों में जाकर मिलता है और जल प्रदूषित होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात यह है कि इससे जो खाद्य विषाक्त की समस्या है देश में उसका भी उन्मूलन हो सकेगा। खाद्य विषाक्त का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो है बायो एक्यूमुलेशन जिसे हिंदी में जैव संचयन कहा जाता है और दूसरा है जैव आवर्धन। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। हमारे जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे गंभीर जो खतरनाक रसायन है खाद्य पदार्थ के जरिए हमारे शरीर में आते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं और वही विषाक्त रसायनों का हमारे शरीर में संचयन ही जैव संचयन कहलाता है। और इसको आप कहते हुए सुने होंगे अपने बुजुर्गों का, अगर आप लोगों ने सानिध्य हासिल किया होगा। अब के लोग कमजोर होते हैं क्योंकि उनका खान पान दूषित हो चुका है। दूसरी बात है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है साथियों, ये जो खाद्य विषाक्त है, ये जो रासायनिक विषाक्त है, यह बढ़ते पोषण स्तर के साथ बढ़ता जाता है। मछली ने जल प्रदूषक के जरिए कुछ विषाक्त अपने अंदर लिया, मछली को खाने वाले जो गिद्ध हैं उन पर जो गिद्ध खाएंगे तो उन पर वो विषाक्त की मात्रा बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है वो पर्यावरण का विषय है, लेकिन आप ये जो फायदे देख रहे हैं ये
गौमूत्र के उससे होने वाली है, यह प्रत्यक्ष फायदे देख सकते हैं। और भी कई अनेक फायदे लिख सकते हैं। गौ रक्षा का यह तरीका है, गौ रक्षा का तरीका है, महिलाओं की आय बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण का तरीका है, तो इसको लेकर आप ध्यान में रखेंगे। तो यह था हरेली चर्चा में था, तो हम लोगों ने हरेली के बारे में जाना। तो आप लोग हरेली की तारीख याद रखें, इस वर्ष कितनी है तो 28 जुलाई है। 28 जुलाई से ही गौमूत्र की खरीदी शुरू होने वाली है। वर्ष 2020 में जब हरेली का पर्व था 20 जुलाई, तब उसी दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। आइए साथियों चलते हैं हम लोग दूसरे सुर्खियों की तरफ। और दूसरे सुर्खी है जो अखबार में प्रकाशित हुआ है कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 24 लाख मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो 24 लाख आंकड़ा कम नहीं होता है साथियों। तो इसको लेकर हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना होगा। किसको? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बारे में। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, इसकी तहकीकात शुरू करते हैं और कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। बहुत मूलभूत रूप से शुरुआत करना है। चीज़ों को जानने के लिए आप तर्क का सहारा ले सकते हैं और हम लोग यहाँ शब्द विज्ञान के तहत इसके रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। आइए, तो यहाँ पर है शहरी, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला है मुख्यमंत्री शब्द। ये जो मुख्यमंत्री शब्द है यानी यह इंगित करता है कि यह योजना राज्य विशेष के लिए है, यह योजना राज्य विशेष से संबंधित है। ये पहला शब्द हमें बता रहा है। दूसरा है कि यह शहरी क्षेत्रों के लिए है, दूसरा बता रहा है ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। और संविधान की भाषा में शहरी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। संविधान की भाषा में शहरी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और आप लोगों ने स्थानीय स्वशासन में पढ़ा होगा कि नगरीय क्षेत्र के भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर पालिका, तीसरा होता है नगर पंचायत, तीसरा होता है नगर पंचायत। देखिए ये तीसरा शब्द है हमारा स्लम। कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आप चीजें यहीं से निकाल सकते हैं शब्द विज्ञान का सहारा लेते हुए। साथियों स्लम है, स्लम यानी कि बस्ती, झुग्गी, ठीक। आगे है तो स्वास्थ्य, आगे क्या है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है तो देख रहे हैं स्वास्थ्य जानते हैं। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नगरीय क्षेत्र के बस्तियों में स्वास्थ्य सहायता की योजना चलाई जा रही है। तो अगर इन सब कड़ियों को हम लोग जोड़ें तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सहायता के लिए शहरी क्षेत्र के बस्ती या झुग्गियों वाले इलाकों में यह योजना चलाई जा रही है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या है। अब यह कैसे है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों एक बस के समान दिखने वाला एक वाहन होता है, 4 पहिया वाहन होता है। और यह 4 पहिया वाहन
इस चार पहिए वाहन के अंतर्गत, इस चार पहिया के अंतर्गत वाहन के अंतर्गत इसमें एक चिकित्सक होता है, चिकित्सक होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, दवाइयाँ रहती हैं, इसमें दवाइयाँ रहती हैं, इसमें चिकित्सीय उपकरण भी रहता है इसी बस के अंतर्गत। तो यह जो बस है यह इन मूलभूत संरचनाओं से सुसज्जित होता है। ये जो वाहन है साथियों, यह चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, चिकित्सीय उपकरण आदि मूलभूत चिकित्सीय सुविधाओं से सुसज्जित होता है और इस वाहन को हम लोग तकनीकी भाषा में मोबाइल मेडिकल यूनिट कहते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट। यह जो बस होता है नियत तारीख में स्लम या बस्तियों में, नियत तारीख और नियत स्थान में स्लम या बस्तियों क्षेत्र में पहुंचता है और वहां पहुंचकर निःशुल्क परीक्षण, जांच, उपचार, परामर्श, दवाइयाँ वितरण किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि ये जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, शब्दों के जरिए हम लोगों ने सीखा यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है? तो शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कहाँ? तो मलिन बस्तियों में। और यह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो यह काम कैसे करते हैं? तो इसमें एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होता है जो चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, चिकित्सीय उपकरण से सुसज्जित होता है। यह बस्ती और या फिर स्लम क्षेत्र में जाता है और वहाँ के लोगों को निःशुल्क रूप से परीक्षण, जांच, उपचार, परामर्श और दवाइयाँ वितरण की सुविधा उपलब्ध कराता है साथियों। तो ये हम लोग समझ गए कैसे और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है। अगर आप योजना में देखें तो क्या है? शहरी है। तो कौन सा विभाग इसे लागू कर रहा है ये भी आपको जानना ही चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में हुए जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उसमें कई योजनाओं के विभाग के नाम पूछे गए थे कि उक्त योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। तो आपको मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विभाग का नाम याद करना जरूरी नहीं है। वह योजना का नाम ही आपको इंगित कर रहा है कि यह नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित है। जो वहाँ शहरी शब्द है वो हमें क्या इंगित कर रहा है कि यह संचालित इस विभाग का, इस योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो नगरीय प्रशासन विभाग। नगरीय प्रशासन विभाग इस योजना का संचालन साथियों कर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर संचालन आप जान गए तो इसका यह जो योजना अब ये जान गए कि क्या है, कैसे है और कौन है, कौन कर रहा है? तो नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। अब हम लोग इतना जानने के बाद जानते हैं कि अगर कब का हम लोग उत्तर खोजें तो यह योजना 1 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। इस योजना की शुरुआत 1 नवंबर
वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। लेकिन साथियों एक बात आपको यहाँ बारीकी से ध्यान रखना होगा, जब यह योजना शुरू हुई थी तो यह केवल 14 नगर निगम तक इस योजना को चलाया जा रहा था। 14 नगर निगम में ही इस योजना को चलाया जा रहा था। लेकिन 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार करके सभी नगरीय क्षेत्रों में कर दिया गया है। इसका विस्तार सभी नगरीय क्षेत्रों में कर दिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में आपको कब शुरू हुई थी, इसका दायरा कितना है, कौन संचालन कर रहा है, क्या है, अगर आप इतनी बातें जान लेते हैं तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं और वर्षा को लेकर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दक्षिण वाले भाग पर आप जान रहे हैं बाढ़ नामक आपदा आई हुई है। अब मध्य क्षेत्र में भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट को देख लीजिएगा। आगे वाली कक्षाओं में मैं इसकी चर्चा भी कर सकता हूं। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में लगभग 44 सेंटीमीटर वर्षा हो चुकी है। अभी तक इस वर्ष, ये जो वर्ष है 2022 में, अभी तक 44 सेंटीमीटर की वर्षा हो चुकी है। आमतौर पर 18 जुलाई तक जो औसत वर्षा छत्तीसगढ़ में होती रही है वो लगभग 38 सेंटीमीटर के आसपास होती रही है। लगभग है, ये कुछ पॉइंट में है तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदाजे के लिए अभी तक जितनी वर्षा छत्तीसगढ़ में होती रही है उससे थोड़ी ज़्यादा ही हुई है। आमतौर पर अभी जो डेट है, जो तारीख है, जो तिथि है 18 जुलाई कल की, तो कल तक जो वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में औसत वो 38 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इस वर्ष वह 44 सेंटीमीटर के आसपास है। आप वर्षा के पैटर्न को देखते रहेंगे। पहले आपदा दक्षिणी क्षेत्र में आई है, अब मध्य क्षेत्र में किया गया है, और जो सरगुजा संभाग है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, वहाँ वर्षा अभी कम हुई है। सबसे अधिक वर्षा हुई है बीजापुर जिले में। सबसे अधिक वर्षा हुई है बीजापुर जिले में, वो लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास है। अभी तक सबसे कम वर्षा हुई है बलरामपुर में, और वहाँ वर्षा 14 सेंटीमीटर की हुई है। यह अंतर आप देख रहे होंगे साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, और तो हम लोग कल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नई खबर को। मुख्यमंत्री जी ने खूबचंद बघेल की जन्म तिथि में उन्हें नमन किया है। तो खूबचंद बघेल के बारे में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त जरूर करिएगा। आइए करते हैं उसी को लेकर हम लोग। तो संक्षेप में देखेंगे, विस्तृत तौर पर नहीं। तो खूबचंद बघेल, तो आइए छोटी सी जानकारी, क्योंकि अगर खूबचंद बघेल को समझना है तो इनके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनका पहले हम लोग देख लेते हैं, इनका हम लोग जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पथरी ग्राम में हुआ था। पथरी ग्राम कहाँ है साथियों? तो रायपुर में है। पिता का जो नाम है और जो माता का नाम है, पिता का नाम इनका जुड़ावन प्रसाद था, माता का नाम इनका केकतीबाई था। तो आप लोग देख लेंगे। अभी मैं शुरू करूंगा इनकी शिक्षा को लेके, वो ज़्यादा जरूरी है। इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की, प्रखर थे, इनको छात्रवृत्ति भी मिल जाती है, और अपनी उस शिक्षा के लिए उस शिक्षा के लिए यह
उस शिक्षा के लिए खूबचंद बघेल नागपुर जाते हैं और नागपुर के रॉबर्टसन महाविद्यालय में LMP की पढ़ाई करते हैं। LMP का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर। LMP का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर। आज इसी को MBBS के नाम से जाना जाता है। मतलब खूबचंद बघेल क्या थे? तो पेशे से डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये अपनी पढ़ाई 1925-1923 के आसपास कर लेते हैं और ये तो उनकी शिक्षा के बारे में हो गई, ध्यान रखेंगे। और इनके पिताजी का जो पुश्तैनी पेशा था ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो बचपन का जुड़े हुए कहानियाँ होती हैं, जो पहलू होते हैं, वो कभी भुलाए नहीं जाते हैं। तो इनका जो पुश्तैनी पेशा था वो था किसानी, यानी इनके पिता जुड़ावन प्रसाद किसानी का कार्य करते थे। तो ये तो उनका हो गया जन्म, उस शिक्षा हो गई, पुश्तैनी पेशा हो गया। आइए देखते हैं। और इनका विवाह देखेंगे तो इनको 10 वर्ष की आयु में ही विवाह के बंधन से बांध दिया गया था। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनका हम लोग कुछ सामाजिक योगदान देख लेते हैं, क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये सामाजिक कल्याण के लिए इन्होंने कई आंदोलन चलाए हैं, तो उसको जान लेते हैं। तो सामाजिक योगदान में देखें तो इनका है पंक्ति तोड़ो आंदोलन। पंक्ति तोड़ो आंदोलन। साथियों, जब खूबचंद बघेल का तत्कालीन समय चल रहा होगा, उस समय जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कठोर चलन से लागू किया जाता था और हर जाति के लिए अलग अलग पंक्ति बैठाई जाती थी। साहू समाज के लिए अलग, कुर्मी समाज के लिए अलग और किस्बा समाज के लिए अलग। तो इनसे उनको बड़ी तकलीफ हुई और खूबचंद बघेल छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा के कठोर आलोचक थे। ये बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि जाति व्यवस्था समाज को संपन्नता की ओर ले जाती है। इनका मानना था ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं हमको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इन्होंने इस पंक्ति व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो आंदोलन चलाया उसी को कहते हैं पंक्ति आंदोलन। इसमें अलग अलग जातियों को एक ही पंक्ति में बैठाया जाता था, अलग अलग लोगों को एक ही पंक्ति में बैठाया जाता था और बैठाते वक्त ये ध्यान में नहीं रखा जाता था कि उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी जाति क्या है, वह किस नस्ल का है, वह कौन सी भाषा बोलता है। इन सबको ध्यान में रखा नहीं जाता था। लेकिन इनका यह प्रयास आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप अपने समाज में देख सकते हैं कि एक जो समाज का सबसे ऊंचा वर्ग है, आज भी उसके लिए एक अलग से पंक्ति बनाई जाती है। तो ये जो प्रयास खूबचंद बघेल ने किया था आंशिक रूप से खत्म हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से कुछ मात्रा में अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। दूसरी इन्होंने जो समाज के क्षेत्र में योगदान दिया था, कड़े आलोचक थे छुआछूत को लेकर, भेदभाव को लेकर और जाति प्रथा को लेकर। कड़े आलोचक थे, ध्यान में रखिएगा। दूसरा इनका है भारतवंशीय जो सामाजिक योगदान है इनका, भारतवंशीय जातीय सम्मेलन। ध्यान रखेंगे, भारत वंशीय जाति सम्मेलन।
भारतवंशी जाति सम्मेलन छत्तीसगढ़ में किस्बा समुदाय पाया जाता है, जो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में, जो अपने त्योहारों में, पर्वों में अपने बहू बेटियों को तवायफ की तरह नचाते हैं, गवाते हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक मुंगेली में सम्मेलन बुलाया था, मुंगेली में, और उस समाज ने स्वीकार किया कि यह परंपरा सही नहीं है। तो यह उनका सामाजिक योगदान हो गया। साथियों ध्यान रखेंगे। अब उनके राजनीतिक योगदान को देख लेते हैं हम लोग, राजनीतिक योगदान को देख लेते हैं। तो राजनीतिक योगदान को देखें साथियों, तो वो 1950 में, तो सबसे पहले 1930 में उन्होंने, अभी आपने पढ़ा कि वो डॉक्टर थे, नागपुर में एलएमपी की डिग्री प्राप्त की थी, तो उनको नौकरी भी मिल गया था मेडिकल असिस्टेंट ऑफिसर का। उन्होंने उसको छोड़ा और छोड़ने के बाद वो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो यह उनका पहला राजनीतिक कदम था, बड़े स्तर पर ध्यान में रखेंगे आप। दूसरी बात है कि 1950 में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण वह कांग्रेस छोड़ देते हैं और कृषक मजदूर पार्टी से 1951 से लेकर 1965 तक विधायक रहते हैं। कौन सी पार्टी? तो कृषक मजदूर पार्टी, कृपलानी जी की पार्टी थी ये, मजदूर पार्टी। तीसरा 1965 में 1965 1965 से लेकर 1968 तक राज्यसभा के भी ये सदस्य रहे हैं। ध्यान में आप लोग ये रखेंगे। ये तो हो गया उनका राजनीतिक योगदान। आगे चलते हैं। राजनीतिक योगदान से हम लोग देखते हैं इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो जब ये पढ़ाई करने गए थे तो 1920 से ही यह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। पढ़ाई भी छोड़ना चाहते थे, ये पढ़ाई भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने बोला कि पढ़ लो बेटा। तो इन्होंने जैसे तैसे एलएमपी की डिग्री कर ली। 1920 में गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में भाग ले चुके थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग, तो 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन में। आगे चलकर ये 1932 में स्वदेशी वस्त्रों विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जेल गए। तीसरा बिंदु है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जेल गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जेल गए। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। तो यह उनका योगदान हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान हो गया। यह उनका आप देख रहे हैं। अब उनकी कुछ रचनाएं हैं, इसको भी आप देख लीजिए। इनकी कुछ रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह एक नाटककार थे, बघेल साहब नाटककार थे। बघेल साहब नाटककार थे, तो इसको भी आप देख लेंगे। कौन कौन सी इनके नाटक थे, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो नाटककार में हम लोगों को देखना है। इनका नाटक था करम चढ़ा। करम चढ़ा था, जो
आम आदमी की वेदना, पीड़ा, बेबसी पर आधारित है। दूसरा आगे देखेंगे तो ऊंच नीच इनका नाटक है, जो किस पर आधारित है तो छुआछूत पर। पहले ही बता चुका हूँ कि ये छुआछूत, जाति प्रथा और भेदभाव के कड़े आलोचक थे, तो यह इस पर आधारित है। आगे तीसरा देखेंगे आप तो जरनैल सिंह इनका तीसरा नाटक है। जरनैल सिंह इनका नाटक है। जरनैल सिंह किस पर है तो छत्तीसगढ़ दब्बूपन पर आधारित है। छत्तीसगढ़ दब्बूपन क्या है साथियों? दब्बूपन का मतलब होता है मीकनेस, यानी कि वो आदमी जो गुमसुम रहता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, जो बोलो कर लेता है। अगर छत्तीसगढ़ की भाषा में बोला करें तो भोंदा, गाय है, बैल है, उस तरीके से, तो ये उस पर आधारित है। और भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि लेडगा सुजान, बेटा विवाह, भारत माता। इन्होंने भारत माता नाटक लिखा और इसके मंचन से जो पैसा आया उसको 1962 भारत चीन युद्ध में सहायता के लिए दान कर दिया गया था। तो साथी यह जानकारी हो गई आप किसके बारे में? खूबचंद बघेल के बारे में। अब इसको वर्तमान से जोड़ा जाए, अगर इसको वर्तमान से जोड़ा जाए, अब उनकी मृत्यु तो भी होती है, तो उनकी मृत्यु 1969 में हो जाती है। इससे 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो आप जानते हैं कि बघेल चंद के नाम पर ही किसान पुरस्कार दिया जाता है इनको। और आप जानते होंगे कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाता है। और इनको छत्तीसगढ़ के लिए क्या योगदान है उसको भी देखना जरूरी है। एक बार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति कोई कश्यप जी थे, उन्होंने पूछ लिया कि बघेल साहब आप बताइए कि छत्तीसगढ़ की परिभाषा क्या होगी। तो वो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के हित में अपनी हित समझता है, वह व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के सम्मान में अपनी सम्मान समझता है, वह व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के समृद्धि में अपनी समृद्धि समझता है, छत्तीसगढ़ के अपमान में अपना अपमान समझता है, वही वास्तव में छत्तीसगढ़िया है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वह कौन सी भाषा बोलता है, किस धर्म से है, किस जाति से है, किस संप्रदाय से है, किस नस्ल से है। और आगे वो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहते हैं। इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहते हैं। ये बात आप भी ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। और इसके लिए अलग छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने कई आंदोलन भी चलाए, उसके लिए इन्होंने कई संस्थाओं का भी गठन किया। तो 1926 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया इन्होंने, और 1967 में इन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रात संघ का भी गठन किया है। तो ये आपकी जानकारी हो गई किसके बारे में? तो खूबचंद बघेल के बारे में साथियों। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जो सुर्खियों में रहेगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे।